वेरी वेरी गुड इवनिंग। कला वर्गी के स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में कला वर्गी के टॉप 25 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इस क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना, जितने भी प्रश्न आपके सही हो कमेंट बॉक्स में अपना लास्ट में रियल स्कोर आप लोग जरूर बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। एक बार सभी लोग थम्स अप करेंगे। ऑडियो वीडियो क्लियर है? आर यू रेडी? चलिए बहुत अच्छे। चलिए सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत का संविधान अंगीकृत हुआ था कब? 26 नवंबर 1949 को, या 15 अगस्त 1947 को, या 15 अगस्त 1950, या 26 जनवरी 1950 को। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि भारत का संविधान अंगीकृत हुआ था कब। चलिए बहुत अच्छे, सभी को गुड इवनिंग भाई। सभी लोग यहाँ पे जवाब देने का प्रयास करेंगे यहाँ पे कि भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ था। चलिए गुड इवनिंग सभी को। तो भारत का संविधान अंगीकृत कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। ओके, लागू कब हुआ था? कमेंट करके बताइए सभी लोग। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है? संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, या भारत का निर्वाचन आयोग। तो सभी लोग दूसरे प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है? सभी लोग कमेंट करेंगे दूसरे प्रश्न का यहां पे राइट आंसर क्या होगा। चलिए बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो यहां पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। ऑप्शन बी आपका यहां पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, भारत में आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में नहीं की जा सकती है? चलिए सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत में आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में नहीं की जा सकती है? सभी लोग कमेंट करके बताएं यहां पे इसका करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा भाई। चलिए बहुत अच्छे। तो यहां पे करेक्ट आंसर आपका होगा डी वाला, आपका यहां पे हो जाएगा, आंतरिक अशांति हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यवस्थापिका के उच्च सदन में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है कहां? भारत और फ्रांस या ब्रिटेन में। सभी लोग 4 का जवाब देने का प्रयास करेंगे यहां पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे यहां पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। व्यवस्थापिका के उच्च सदन में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है कहां? तो ये भारत और फ्रांस दोनों देश में होता है। सी ऑप्शन यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत के निर्वाचन आयोग निम्न में से किसका चुनाव संपादित नहीं करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पंचायत, या संसद सदस्य। चलिए 5 का सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे यहां पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई। चलिए बहुत अच्छे, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे फटाफट यहां पे। भारत के निर्वाचन आयोग निम्न में से किसका चुनाव संपादित नहीं कराता है? तो चलिए बहुत अच्छे। चलिए तो यहां पे पंचायत हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्योंकि जैसे ये आपका पंचायत का चुनाव हो गया, नगर पालिकाओं का जो चुनाव होता है इसका अलग अलग स्टेट में एक आयोग होता है जिसे राज्य निर्वाचन आयोग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, भारतीय संविधान की उद्देशिका में इनमें से किसका उल्लेख नहीं है? संप्रभु, संघात्मक, समाजवादी, या गणतंत्र। सभी लोग 6 का जवाब देने का प्रयास करेंगे यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा भाई। बहुत अच्छे भाई, सभी को गुड इवनिंग भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। बताइए भारतीय संविधान की उद्देशिका में इनमें से किसका उल्लेख नहीं है? तो संघात्मक का नहीं है। ऑप्शन बी आपका यहां पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
साथ ही इस क्लास में हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन की बुक। आप लोग इस बुक का कवर पेज देख सकते हैं, ये देख सकते हैं स्टडी गाइड बुक है। सारे सब्जेक्ट के यहाँ पे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। स्टडी गाइड बुक है, लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, 27 से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड 2025 का पीवाईक्यू भी आपको देखने को मिल जाएगा। हर क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। साथ ही इनकी जो है स्टडी गाइड के अलावा प्रैक्टिस सेट की भी बुक आती है, तो अपनी तैयारी को और भी मजबूत करने के लिए इनकी प्रैक्टिस सेट की बुक ले सकते हैं। यहां पे देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट की बुक में आपको 3500 से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 9 सॉल्व पेपर, 15 प्रैक्टिस सेट आपको अलग से देखने को मिलेंगे। तो ये इनका कॉम्बो पैक है। हर मार्केट पे इनकी जो है बुक अवेलेबल है। आप इसे ऑफलाइन ऑनलाइन हर जगह से परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन लेना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों बुक्स की लिंक मैं दे दिया हूं, आप परचेज कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, भारत में ईवीएम का प्रयोग प्रथम बार कब हुआ था, ये आपको बताना है। बताइए भारत में ईवीएम का प्रयोग प्रथम बार कब हुआ था। सभी लोग 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे यहां पे। चले, वेरी गुड, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले 1998 में, डी ऑप्शन यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। सबसे पहले ईवीएम का जो प्रयोग किया गया था वो 1998 में किया गया था। आप लोग कमेंट करके बताइए ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। बताइए सब लोग यहां पे ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, और सबसे पहले किस स्टेट में किया गया था ये भी आपको पता होना चाहिए। केरल स्टेट में किया गया था, केरल में, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को पहचानिए। इसमें शुद्ध कौन सा है यहाँ पे, बताइए। 8 का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। शुद्ध कौन सा है, सभी लोग 8 का जवाब देने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। वेरी गुड। चलिए, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को पहचानिए। तो लहू लुहान, ये आपका डी वाला आपका यहां पे बिल्कुल शुद्ध शब्द है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे, हिम तनया में कौन सा समास है, द्विगु, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या द्वंद्व समास। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे यहां पे हिम तनया में कौन सा समास है। तो हिम तनया में जो समास है बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन बी आपका यहां पे बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहां पे देख सकते हैं, दुस्तर शब्द का तात्पर्य क्या होता है। देखिए जो आर्ट स्ट्रीम के 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसमें किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, करीब 7 से 8 सब्जेक्ट से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के 4-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस यहाँ पे मिक्स आपको देखने को मिलेंगे। बताइए दुस्तर शब्द का अर्थ क्या होता है, कमेंट करके बताइए सब लोग यहाँ पे। सभी लोग फटाफट जवाब देने का प्रयास करेंगे यहां पे। दुस्तर शब्द का अर्थ क्या होता है, जो अच्छे स्तर का ना हो, जिसे भेदना कठिन हो, जिसके पार जाना कठिन हो, या दोहरे स्तर वाला। तो दुस्तर शब्द का जो तात्पर्य होता है जिसके पार जाना कठिन हो। ऑप्शन यहां पे आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहां पे देख सकते हैं भाई कि तद्भव शब्द का चयन यहां पे करना है। प्रहर है, पहर है, पक है, पच्छ है। तो यहां पे तद्भव शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। 12 का सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे यहां पे। तद्भव शब्द कौन सा है यहां पे, बताइए फटाफट सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे यहां पे। तद्भव शब्द कौन सा है, सभी लोग 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे यहां पे। चलिए फटाफट सभी का आंसर आना चाहिए यहां पे। तद्भव शब्द का चयन करिए यहां पे। तो पहर, पहर जो आपका है ये तद्भव शब्द है, ठीक है। इसका तत्सम जो होता है प्रहर होता है। क्या होता है, प्रहर, ये जो पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं भाई, दान की बचिया के दांत नहीं देखे जाते, लोकवक्ति का अर्थ क्या है कि दान की बचिया संघर्ष स्वीकार करने चाहिए, मुक्ति की वस्तु के गुण अवगुण नहीं देखे जाते, दान की वस्तु का मूल्य नहीं पूछा जाता, या दांत देकर पशु की उम्र ज्ञात हो जाती है। तो बताइए दान की बचिया के दांत नहीं देखे जाते, लोकवक्ति का अर्थ क्या होता है। सभी लोग 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे यहां पे। 14 का करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा भाई, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे यहां पे, और जितने भी लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे ताकि जो भी क्लासेस अपडेट है नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दान की बचिया के दांत नहीं देखे जाते, लोकवक्ति का अर्थ होता है मुक्त की यहां पे वस्तु के गुण अवगुण नहीं देखे जाते कि ये खराब है वो खराब है। ऑप्शन बी आपका यहां पे बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहां पे देख सकते हैं, वर्चस्व का समानार्थी शब्द कौन सा होगा यहां पे, बताइए।
सफलता, प्राबल्य, विजय, अधिकार, वर्चस्व का समानार्थी शब्द कौन सा होगा, ये आपको बताना है। बताइए वर्चस्व का समानार्थी शब्द कौन सा होगा, कमेंट करके बताइए सब लोग। 15 का वर्चस्व का समानार्थी जो होगा डियर, प्राबल्य होगा। क्या होगा, प्राबल्य। ऑप्शन बी आपका यहां पे बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, इतिहास के जनक के रूप में कौन जाना जाता है, कल्हड़, हेरोडोट्स, जस्टिन या हॉल। बताइए सब लोग, यहां पे इतिहास के जनक के रूप में कौन जाना जाता है। यहां पे 16 का सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे यहां पे। तो इतिहास के जनक के रूप में जाने जाते हैं हेरोडोट्स। बी ऑप्शन यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं भाई, बिंबिसार के राजकीय वैद्य का क्या नाम था, जीवक, चरक, सुश्रुत या चनाल स्वामिन। सभी लोग 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे यहां पे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बिंबिसार के राजकीय वैद्य का क्या नाम था। तो बिंबिसार के राजकीय वैद्य का जो नाम था जीवक था। क्या नाम था, जीवक। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। चलिए 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे यहां पे। किस गुप्त राजा ने अश्वमेघ का संपादन किया था, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, नरसिंहगुप्त। सभी लोग 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे यहां पे। 18 का करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा, किस गुप्त राजा ने अश्वमेघ का संपादन किया था। सभी लोग कमेंट करके बताइए 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा, किस गुप्त राजा ने अश्वमेघ का संपादन किया। तो समुद्रगुप्त ने किया था। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहां पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं भाई, शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। बताइए सभी लोग 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे यहां पे। सभी लोग 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे यहां पे। शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है। चलिए बहुत अच्छे, यजुर्वेद। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है, कमेंट करके जरूर बताइए आप लोग। अगला प्रश्न यहां पे, कौन सा हड़प्पाई स्थल अपने गोदी बाड़े के लिए प्रसिद्ध है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगा। सभी लोग 24 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, सॉरी 20 का, कि कौन सा हड़प्पाई स्थल है जो गोदी बाड़े के लिए जो है प्रसिद्ध है यहां पे। सभी लोग 20 का जवाब देने का प्रयास करेंगे यहां पे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग कमेंट करके बताइए यहां पे कौन सा हड़प्पाई स्थल अपने गोदी बाड़ी के लिए प्रसिद्ध है। लोथल हो जाएगा। सी ऑप्शन यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं भाई, सुवर्ण नामक भारतीय स्वर्ण मुद्रा का क्या भार था, 20 रत्ती, 32 रत्ती, 80 रत्ती या 100 रत्ती। 21 का जवाब देने का प्रयास करेंगे यहां पे सभी लोग। सभी लोग 21 का जवाब दीजिए यहां पे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, चलिए बहुत अच्छे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बताइए सुवर्ण नामक भारतीय स्वर्ण मुद्रा का क्या भार था, तो 80 रत्ती इसका भार था। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं भाई, शेर शाह द्वारा चलाई गई चांदी की मुद्रा जिसको मुगलों ने भी आगे बढ़ाया क्या कहलाती है, रुपया, दिनार, असरफी या मोहर। सभी लोग 22 का जवाब देने का प्रयास करेंगे फटाफट यहां पे। चलिए भाई सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे यहां पे। 22 का करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा, शेर शाह द्वारा चलाई गई चांदी की मुद्रा जिसको मुगलों ने भी आगे बढ़ाया क्या कहलाती है, रुपया। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 23, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें मैंग्रोव, सदापर्णी और पर्णपाती वनों का संयोजन है, उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण पश्चिम बंगाल या दक्षिण सौराष्ट्र या अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 23 का सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे यहां पे। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पे, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें मैंग्रोव, सदापर्णी और पर्णपाती वनों का संयोजन है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह होगा। डी ऑप्शन यहां पे बिल्कुल करेक्ट होगा। 24 का जवाब देने का प्रयास करेंगे यहां पे, निम्नलिखित में से किसका संबंध प्लेट विवर्तकनी से नहीं है, भूकंप, ज्वालामुखी, वलित पर्वत, महासागरीय धाराओं की दिशा। 24 का जवाब देने का प्रयास करेंगे यहां पे। सभी लोग कमेंट करिए यहां पे फटाफट, निम्नलिखित में से किसका संबंध प्लेट विवर्तनिकी से नहीं है, महासागरीय धाराओं की दिशा, इसका संबंध प्लेट विवर्तनिकी से नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न जो कि लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सतपुत्र श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? गुरु शिखर, धूपगढ़, मलयगिरी या महेंद्रगिरी? सभी लोग कमेंट करके बताइए सब लोग, यहां पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? निम्नलिखित में से कौन सी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? तो वो हो जाएगा धूपगढ़। ऑप्शन बी आपका यहां पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये थी आज की एक छोटी सी कला वर्गी की स्पेशल क्लास। कैसी रही क्लास? कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर देना। 25 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों, कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर भी आप लोग जरूर बताना। और ऐसे ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी अपडेट है क्लासेस आए नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास पे।